सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब अपना लाइव सेशन यार। वो स्ट्रीम मत समझना, पबजी वाली स्ट्रीम। तो बहुत स्ट्रीम देखी अपने गेमिंग वगैरह की, पीएमसी और पीएमआईएस। ठीक है, तो बातचीत वगैरह हो गई हो तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा लाइव सेशन। एंड इन दिस लाइव सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनिट नंबर 5 ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या पी डबल ई। ठीक है, एक ही बात है दोनों। ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 में हम स्टार्ट करेंगे और हम इस लाइव सेशन में कम से कम टाइम में पूरा कोशिश करेंगे कि हो जाए, क्योंकि इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है विद every detail of every topic. So without wasting our time, let's start the live session. Okay, so first part आता है हमारा इन सब में। वो क्या है? वो अपना है सेंसर। सेंसर क्या होता है? सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो कि जिसको हमने एक फिजिकल इनपुट दिया और उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से उसने हमें वो इनपुट का आउटपुट दिया। ठीक है, ये हो गया एक सेंसर। अब सेकंड है अपना ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है? एक ऐसा डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। सिंपल सी डेफिनेशन है। फिर दो टाइप के ट्रांसड्यूसर है, इलेक्ट्रिकल और इन्वर्स। इलेक्ट्रिकल क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो कि कन्वर्ट करता है फिजिकल क्वांटिटी को किसमें? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या? एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसकी एक यूनिट होती है। ठीक है, जैसे लेंथ, मास, हाइट। ये हो गया एक फिजिकल क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पता है, वोल्टेज, करंट, पावर एंड एक्सेट्रा। फिर इनवर्स ट्रांसड्यूसर क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई रोल नहीं है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आता है इसके पैरामीटर्स। अब एमसीक्यू पर्पस के लिए इसके पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर, ये जो एक्टिव और पैसिव है ये किस बेसिस पर है? ये अपने इनपुट के हिसाब से। एक्टिव मतलब क्या? जो अपना खुद का वोल्टेज और करंट जनरेट करे उसको बोलते हैं एक्टिव। इसका एग्जांपल थर्मोकपल या थर्मोपाइल्स। वैसे ही पैसिव ट्रांसड्यूसर मतलब क्या? एक ऐसे ट्रांसड्यूसर जो कि खुद का जनरेट नहीं कर सकते, उनको एक्सटर्नली पावर चाहिए रहता है। ठीक है, इसका एग्जांपल रेजिस्टेंट थर्मोमीटर्स, पोटेंशियोमीटर डिवाइसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड अब क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेसिस पर है? आउटपुट। ठीक है, क्या लिखा है? एनालॉग ट्रांसड्यूसर। एनालॉग मतलब क्या? एक ऐसा ट्रांसड्यूसर जो कि इनपुट फिजिकल फिनोमिना को कन्वर्ट करेगा एनालॉग आउटपुट में। एनालॉग आउटपुट मतलब क्या है? कंटिन्यूस आउटपुट में। ठीक है, इसका एग्जांपल है स्ट्रेन गॉज और थर्मोकपल। वैसे ही डिजिटल ट्रांसड्यूसर क्या है? ये एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो कि हमारे इनपुट फिजिकल फिनोमेना को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल आउटपुट में, जो कि किस मतलब क्या, किस फॉर्म में? मतलब पल्स के फॉर्म में। ठीक है, इसका एग्जांपल शाफ्ट एंड कोडर्स। फिर जो ये जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लेना कि वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप में क्या एग्जांपल्स है, इंडक्टेंस में क्या है, कैपेसिटेंस में क्या है, फिर वोल्टेज जनरेटिंग में क्या है, वोल्टेज डिवाइडर में क्या है। ठीक है, अब ये है अपना क्या? ट्रांसड्यूसर की सेंसिटिविटी। अब ट्रांसड्यूसर सेंसिटिविटी से पहले हम पता करते हैं सेंसिटिविटी मतलब क्या। सेंसिटिविटी मतलब ये कि अगर हमने हमारे ट्रांसड्यूसर को बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इनपुट दिया और हम उसने हमें आउटपुट दिया छोटा सा, तो इसका मतलब क्या कि वो हमारा ट्रांसड्यूसर है बहुत सेंसिटिव है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ इनपुट को वो मेजर कर सकता है। अब इसका फॉर्मूला दिया है, आउटपुट सिग्नल इंक्रीमेंट डिवाइड मेजर इंक्रीमेंट। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब इसमें इम्पोर्टेंट आते हैं अपने थर्मो इलेक्ट्रिक और थर्मो कपल ट्रांसड्यूसर, और सबसे इम्पोर्टेंट आता है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। अब थर्मो इलेक्ट्रिक मतलब क्या? ये दो मेटल लिया हमने। ठीक है, अब इस मेटल को ये जंक्शन से जोड़ दिया। ठीक है, अब इस जंक्शन J1 मान लिया और ये जंक्शन J2 मान लिया। अब ये दोनों जंक्शन जो है अलग अलग टेम्परेचर पे होंगे।
जिसकी वजह से क्या होगा, एक स्मॉल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा सर्किट में। देखो अब क्लोज सर्किट बन गया है, ठीक है। अब इसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इसी का नाम है थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। इसमें जो मेटल लेंगे वो कौन कौन सकते हैं, आयरन या कॉन्स्टेंट या क्रोमेल या एलएमएल, क्या एल्यूमेल, ठीक है। ये दोनों कॉम्बिनेशन से हम बना सकते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। अब थर्मोकपल में क्या रहता है, एक बस छोटा सा डिफरेंस रहता है, क्या कि हमने ये J1 या J2 में किसी भी एक जंक्शन को हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया। रेफरेंस मतलब क्या, हमने उसको 0 डिग्री कांस्टेंट टेम्परेचर पे रख दिया इस जंक्शन को। अब इसकी वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इस सर्किट में, उसको बोले, वो तो होगा मतलब इस जो पूरा फिनोमिना है उसको बोलेंगे अपन थर्मोकपल, ठीक है। ये आ गया अपना थर्मोकपल। अब थर्मोकपल थर्मामीटर्स भी होते हैं। अगर टेम्परेचर हमें 650 डिग्री अबव मेजर करना हो तो हम क्या करेंगे, थर्मोकपल थर्मामीटर यूज करेंगे। अब थर्मोकपल में यही लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि ये दो अलग अलग मेटल्स रहते हैं, इनको अपन ने एक रेफरेंस पॉइंट में मान लिया, एक किसी भी जंक्शन को, और उसकी वजह से हमारा जो सर्किट है उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगेगा, ठीक है। ये था 0 डिग्री, एक माना भी ये रेफरेंस पॉइंट। अब पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में क्या रहता है कि एक पीजो इलेक्ट्रिक सरफेस रहता है या मटेरियल बोल दो, जिसके ऊपर हमने क्रिस्टल रखा है, ठीक है। अब क्रिस्टल रखा है तो हमने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स लगाया। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली एमसीक्यू क्या बन सकता है कि हमने जो थर्मो इलेक्ट्रिक और थर्मोकपल पढ़े हैं उसमें मेन रोल किसका रहता है, टेम्परेचर का। लेकिन फिजियो इलेक्ट्रिक में मेन रोल किसका रहेगा, एक मैकेनिकल फोर्स का, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब हमने इसमें एक मैकेनिकल फोर्स लगाया तो क्या होगा, इसके कुछ पॉइंट्स पर ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगेंगे, ठीक है। तो यही पूरा इफेक्ट बोला जाता है फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, फोर्स के। मतलब फोर्स हमने कितना लगाया और किस डायरेक्शन में लगाया, ठीक है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। अब ये जो क्रिस्टल रहेंगे वो दो रह सकते हैं, नेचुरल या सिंथेटिक। नेचुरल क्रिस्टल में क्वार्ट्ज से टॉर्मलिन। अब किसी को याद हो तो MST3 में क्वार्ट्ज वगैरह का एमसीक्यू आया था, ठीक है। वैसे ही सिंथेटिक में क्या, रॉकेल सॉल्ट, लिथियम सल्फेट और डाई पोटेशियम टार्ट्रेट। वैसे ही क्या है इसकी वर्किंग है, वर्किंग मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो फोर्स रहेगा, मतलब जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा फोर्स के, ठीक है। अब ये फॉर्मूला भी है यहाँ। अब फॉर्मूले तो वैसे पढ़ने से मतलब है नहीं ऑनलाइन में, फिर भी देख लेते हैं बाई चांस अगर आ गया तो। जी मतलब क्या अपना वोल्टेज सेंसिटिविटी, टी मतलब थिकनेस, एफ मतलब फोर्स और ए मतलब एरिया। अब फोर्स अपॉन एरिया को हमने प्रेशर के टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। हमने प्रेशर के टर्म्स में लिख दिया तो ये जी टी पी हमें ये पूरा एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना ट्रांसड्यूसर कंप्लीट। अब आता है अपना PMMC इंस्ट्रूमेंट। अब इसकी वर्किंग और जो है वो तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन में पूछेंगे नहीं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली क्या है कि ये कहाँ यूज़ होता है, वोल्टेज, मतलब वोल्ट मीटर और अमीटर में ये यूज़ हो सकता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंटली और MST3 में भी पूछा गया है कि ये किस वर्क के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो किस वर्क के लिए, सिर्फ और सिर्फ DC वर्क के लिए। इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब इसकी वर्किंग जरा से समझ लेते हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो क्या होगा, एक कॉइल रोटेट होगी, ठीक है। अब कॉइल रोटेट हुई, अब पॉइंटर अटैच्ड है तो ये पॉइंटर क्या करेगा, मूव करेगा। और ये स्केल दी है, ये हमें रीडिंग देगी, ठीक है। ये बस इसके वर्किंग में यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको ये डी आर्सोनल मूवमेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पर दिया है, ठीक है। अब इसमें एक नोट है, नोट क्या है कि अगर मान लो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो जाए तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट खराब होगा। तो इसके लिए क्या करें, हम एक शंट लगा सकते हैं। शंट क्या करेगा कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है
उसको फ्लो होने से रोकेगा, सिर्फ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने देगा। ठीक है, ये हो गया अपना PMMC। इसका फॉर्मूला है फोर्स इजिकल्स टू BIL। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करंट, एल मतलब कॉइल या इंडक्ट कॉइल की लेंथ, और एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। और ये एल मतलब क्या, न्यूटन में मेजर करेंगे। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है, अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इसकी ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ आ गई। अब ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ को क्या लिख दिया हमने, एरिया। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये न्यूटन पर मीटर नहीं होगी, न्यूटन मीटर होगी, क्यों ये गलत लिख दिया शायद, इसकी ऐसा यूनिट होगी न्यूटन मीटर। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटेंशन ऑफ अमीटर रेंज। अब हमें एक्सटेंशन करना है अमीटर रेंज की, तो क्या करेंगे, हम एक लो रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस उसको अटैच कर देंगे। ठीक है, वो भी किसमें, पैरेलल में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये एक पूरा जो बन जाएगा उस मतलब इसकी वजह से हम हमारे अमीटर की जो रेंज है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला दिख रहे हैं, मतलब ये सर्किट डायग्राम। अब इस सर्किट डायग्राम में ये आई करंट फ्लो हो रहा है, आई एम मतलब जो अमीटर में, आई एस मतलब शंट में। अब इस सर्किट में आप मैश एनालिसिस लगा सकते हो और ये इक्वेशन आपको आएगी, और इस इक्वेशन की वजह से ये फॉर्मूला डिराइव होगा। ठीक है, अगर इसमें नेगेटिव इक्वेशन आ जाए, ठीक है, या इस साइड या इस साइड, तो उसका मतलब ये है कि हमारी जो डायरेक्शन ली है वो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, नेगेटिव मतलब ये नहीं कि आंसर गलत है हमारा। ठीक है, अब इसमें आई एम मतलब क्या हो गया अपना, फुल रेंज डिफ्लेक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट है। और आई मतलब क्या, फुल रेंज करंट ऑफ द मीटर। आर ए मतलब जो अपना रेजिस्टेंस होगा किसका, मीटर का वो। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट आता है अपना मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ शंट। तो मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ शंट क्या रहती है, ये एक रेशियो रहता है किसका, आई अपॉन आई एम। मतलब क्या रेशियो रहता है, फुल करंट, फुल रेंज करंट का और फुल स्केल डिफ्लेक्शन का रेशियो रहता है ये। इसको ऐसे लिखो या इसको थोड़ा और रिजॉल्व करके ऐसा। तो इसके ऊपर दो न्यूमेरिकल भी आए थे MST 3 में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अपना आता है वॉट मीटर। अब पता है वॉट मीटर क्या करता है, एसी को मेजर करने में यूज होता है। ठीक है, मतलब पावर को मेजर करने में यूज होता है। अब MST 3 में क्या आया था कि वो ऐसा कौन सा वॉट मीटर है जो कि बोथ एसी और डीसी पावर को मेजर करने में काम आता है, तो उसका आंसर था डायनोमोमीटर। ठीक है, तो ये याद रखना, MCQ बन सकते हैं कि डायनोमोमीटर वॉट मीटर एसी और डीसी पावर दोनों के लिए आता है, और इंडक्शन जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सब ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, अब सब ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है वो हमें हमारे घर तक कैसे आती है। ठीक है, उसी के बारे में है हमारा सब ट्रांसमिशन सिस्टम। तो इसमें क्या रहता है कि जो आती है डायरेक्ट हमारे घर तो आती नहीं, जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे वो कहाँ जाती है, सब ट्रांसमिशन सिस्टम में जाती है, जहाँ पे क्या रहता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना कि जो हमारा सब ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। ठीक है, और फिर वहाँ से क्या रहता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाती है जो इलेक्ट्रिसिटी, और वहाँ से हमारे घर तक आती है। ठीक है, यही है क्या दिया हुआ है। अब टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, पहला है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब एग्जांपल्स ये फिगर से समझते हैं। रेडियल मतलब क्या है, इसमें सिर्फ एक ये सोर्स है, और ये सोर्स क्या करेगा, ये हमारे जो भी घर वगैरह है उसमें एनर्जी सप्लाई करेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक सोर्स रहता है इसलिए नाम है रेडियल। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है कि यही है अपना कि एक सोर्स है तो अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया तो प्रॉब्लम आ सकती है। ये हो गया अपना रेडियल। सेकंड है अपना लूप। लूप मतलब क्या, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे एंड होगा। अब इसमें क्या रहता है, दो सोर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों से कनेक्टेड रहते हैं हमारे जो जहाँ सप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं रिसीवर्स बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अब क्या होगा अगर बाय चांस सोर्स वन में कुछ पावर सर्किट या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा,
सोर्स 2 जो रहेगा वो हमारे घरों या रिसीवर्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब इसके एडवांटेज क्या है कि इसमें एक बेटर कंटिन्यूटी रहती है सर्विस की। ठीक है। अब थर्ड टाइप है अपना नेटवर्क। नेटवर्क में क्या रहता है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा, दो तीन चार या कितने भी ज़्यादा हम सोर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब ये क्या है, एरिया में यूज़ होता है ज़्यादातर। ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड एरिया जहाँ रहता है वहाँ हम यूज़ करते हैं। इसमें यह रहता है कि दो तीन चार सोर्स रहते हैं तो वो ये सबको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अगर बाई चांस इधर फॉल्ट हो गया तो जो भी थर्ड या फोर्थ सोर्स है वो क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। ये हो गया अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब सबसे मतलब इम्पोर्टेंट तो नहीं, मतलब आ सकता है, अर्थिंग। अर्थिंग क्या होती है, मतलब एक प्रोसेस होती है। ओके, सो अर्थिंग मतलब क्या कि जो भी अपना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज जो रहता है वो हम क्या करते हैं, हमारी अर्थ को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब बात आती है अर्थ को ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। ठीक है। अब अर्थ को ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, आप ऐसा तो है नहीं कि हवा में चार्ज घूम रहा है। ठीक है। अब हमारी अर्थ ऐसे हाथ फैला के खड़ी है, लाओ चार्ज से दो, ऐसा तो है नहीं। ठीक है। कुछ ना कुछ कनेक्शन तो चाहिए। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम एक लो रेजिस्टेंस वायर यूज़ करते हैं। अब लो रेजिस्टेंस वायर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, हमारे करंट का अपोज करता है। ठीक है। अगर हमने हाई रेजिस्टेंस वायर यूज़ कर लिया अर्थिंग में तो क्या होगा, वो हमारा जो एक्स्ट्रा चार्ज है, ठीक है, वो अर्थ तक पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि वो रेजिस्टेंस उसको अलाउ ही नहीं करेगा, इतना हाई है। ठीक है। तो वो क्या होगा, रिटर्न कर देगा हमें। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें शॉक लगेगा। इसलिए हम लो रेजिस्टेंस वायर यूज़ करते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है कि इस एक सेफ्टी के लिए यूज़ हो सकता है, ये लीकेज करंट को अवॉइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह ना दे इसलिए अर्थिंग करते हैं हम। फायर वगैरह की जो रिस्क रहती है उसको ओवरकम कर सकता है। अब मेथड्स ऑफ अर्थिंग, अब ऐसी क्या ज़रूरत आनी पड़ी कि हमें अलग अलग मेथड अपनानी पड़ी। ठीक है। अब मेथड्स ऑफ अर्थिंग मतलब ये कि अब हमारी अर्थ जो है हर सेम नहीं है, मतलब ठीक है, अब और हर तरफ अलग अलग सरफेस है, मतलब कहीं रॉकी एरिया है, कहीं हिली एरिया है, कहीं पानी है, कहीं सैंडी एरिया है, कहीं डेजर्ट एरिया है। तो उस एरिया के हिसाब से हमने जो है मेथड्स डिफाइन करी। ठीक है। तो इसमें क्या याद करना है कि जो स्ट्रिप और जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होने वाला है, अगर कॉपर लिया, अगर गैल्वनाइज्ड स्टील लिया तो ये होने वाला है। ठीक है। अगर ये स्ट्रिप की बात है, अगर ये राउंड सर्कुलर मतलब वायर यूज़ किया तो ये होना चाहिए। लेंथ मतलब कि हम जो स्ट्रिप लेंगे वो हमारे ही अर्थ में कितना अंदर तक बरीड होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंटली कि कहाँ यूज़ होता है, ये सबसे यूज़ होता है कि रॉकी सॉइल, जहाँ रॉकी सॉइल है वहाँ स्ट्रिप और वायर अर्थिंग यूज़ होती है। ठीक है। अब सेकंड है रॉड अर्थिंग। सेम इसमें भी इसका डायमीटर क्या होना चाहिए, लेंथ क्या होनी चाहिए, और ये कहाँ, मतलब जहाँ सैंडी एरिया है वहाँ पर यूज़ होना चाहिए। अब थर्ड क्या है, पाइप अर्थिंग, ये सबसे बेस्ट और कॉमन है। ठीक है। इसका डायमीटर क्या है, लेंथ क्या है और डेप्थ क्या होनी चाहिए, ये याद रखना है। ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंटली क्या है कि फंक्शन ऑफ कोक और सॉल्ट का। ठीक है। तो कोक क्या करेगा, हमारे जो इफेक्टिव एरिया है अर्थ का उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसलिए मैं अलग कर देता हूँ। ठीक क्या, कि कोक जो रहेगा वो इंक्रीज करेगा हमारे इफेक्टिव एरिया को, और सॉल्ट जो रहेगा वो डिक्रीज करेगा हमारे अर्थ के रेजिस्टेंस को। ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि अर्थ का रेजिस्टेंस को डिक्रीज क्यों करना रहता है। ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर समर टाइम में क्या रहता है कि मॉइस्चर ज़्यादा रहता, मतलब गर्मी रहती है तो मॉइस्चर जो सॉइल का रहेगा वो कम रहेगा। अब जिसकी वजह से क्या होगा, जो रेजिस्टेंस रहेगा अर्थ का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। इसकी वजह से, और पता है अभी पढ़ा हमने कि अर्थ का रेजिस्टेंस बढ़ गया तो वो जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और शॉक देगा हमें। तो इसकी वजह से क्या कर सकते हैं हम कि सीमेंट वगैरह यूज़ कर लो, या तो 3 से 4 बकेट ऑफ वाटर हम उस जो भी पाइप है उसके अंदर फनल के थ्रू उसमें ऐड कर दो। ठीक है, पोर कर दो। ये हो गया अपना पाइप अर्थिंग। अब फोर्थ अपना प्लेट अर्थिंग। क्या है प्लेट अर्थिंग में, ये कॉपर और गैल्वेनाइज्ड स्टील में जो भी इसके डायमेंशन है, जो भी इसकी डेप्थ है,
वो याद करना है। ठीक है, मेन इम्पॉर्टेंटली यही है कि कौन सी अर्थिंग किस एरिया में यूज होती है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंटली वो 3 अर्थिंग ही थी। अब वायरिंग, वायरिंग मतलब क्या? वायरिंग मतलब हम देखा होगा ना कि हमें जैसे लाइट चालू करना है तो हम स्विच लाइट का ही ऑन करते हैं, फैन का तो ऑन नहीं करेंगे। तो लाइट का ऑन करते तो लाइट ही क्यों चालू होती है? क्योंकि उसमें एक वायरिंग ऐसे इंस्टॉल की गई है कि ये स्विच है, ये सॉकेट है, तो ये वायर और ये इंस्ट्रूमेंट उससे अटैच्ड है। ठीक है, उसका मतलब होता है वायरिंग। क्या एक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन रहता है केबल का, इसमें क्या स्विचेस सॉकेट और लाइट फिटिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया वायरिंग। अब 5 टाइप की वायरिंग है। ठीक है, कौन सी? क्लेट, वुड केसिंग, सीटीई, एसटीआरएस और लेड शेथेड और कंडक्ट वायरिंग। तो सबसे इम्पोर्टेंटली हमें इसमें क्या याद करना है? मटेरियल कौन कौन सा है और इसका एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन एमएसटी 3 में पूछा गया था ये कि अगर टेम्पररी इंस्टॉलेशन के लिए कौन सी वायरिंग यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर था क्लेट वायरिंग। ठीक है, अगर याद हो किसी को तो सबसे इम्पोर्टेंटली ये पूछा गया था, तो इसके हमें जो एप्लीकेशन है वो याद करना है। ठीक है, अब इसमें समझाने वाली कुछ चीज़ नहीं है, इसको याद करना है। और कि पर एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकते हैं, एमसीक्यू है, ऑनलाइन है, तो कि ये एप्लीकेशन है, तो बताओ कौन सी सबसे सूटेबल वायरिंग मेथड होगी। ठीक है, ये हो गया अपना वायरिंग। अब अपना लास्ट टॉपिक है फ्यूज़। फ्यूज़ मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है जो कि क्या करता है, हमारे घर में अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो उसको रोकने से काम कर, मतलब उसको रोकता है। फ्यूज़ कैसे काम करता है कि जैसे ही हमारे घर में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ तो फ्यूज़ का एक मेल्टिंग पॉइंट रहता है कि अगर इतना करंट फ्लो हो गया तो वो क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा। फ्यूज़ मेल्ट हो गया तो सर्किट कैसा? ओपन। ओपन सर्किट होने की वजह से जो हमारा जो घर में करंट फ्लो नहीं होगा, लाइट चली जाएगी। ठीक है, ये होता है फ्यूज़। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्यूज़ है। कार्ट्रिज फ्यूज़ है जिसमें क्या रहता है, एक ग्लास रहता है। ठीक है, और इस ग्लास के टर्मिनल्स में मेटल कैप रहती है। ठीक है, ये फ्यूज़ है। अब सेमीकंडक्टर फ्यूज़, नाम है सेमीकंडक्टर तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, फिर है अपना एचआरसी मतलब हाई रप्चर करंट फ्यूजेस। ठीक है, ये फ्यूज़ कैसा रहता है? इसमें वैसा ही रहता है जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह भरे रहते हैं। वो केमिकल कौन सा? अपना मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है, और क्वार्ट्ज पाउडर वगैरह भी इस ग्लास के अंदर फिल किया जाता है। अब फोर्थ वन है रिवायरेबल और किटकैट। अब किटकैट मतलब वो खाने वाली किटकैट मत समझ लेना। ठीक है, अब क्या करें, लोग ऐसे नाम रख देते हैं किटकैट, भूख लगने लगती है। अब मैं भी पढ़ाते पढ़ाते भी भूख लगने लगती है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें क्या रहता है कि अब रिवायरेबल, ठीक है, मतलब बार बार यूज़ कर सकते हैं हम इसको। क्या होगा अगर एक बार फ्यूज़ चले गया, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें कैरियर और एक सॉकेट रहता है। ठीक है, अब उस कैरियर को निकालो और उसमें जो वायरिंग जैसी रहने चाहिए वैसी वापस से फिट करो और वापस से उसको सॉकेट में लगा दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? किटकैट फ्यूज हो गया। ठीक है, ये हमारे घर में बहुत बार यूज होता है। क्योंकि क्या होगा, बार बार फ्यूज कौन खरीदेगा? सही सीधी सी बात है ना यार, इतनी बार फ्यूज कौन खरीदेगा? इससे अच्छा ये वाला फ्यूज लगाओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यूनिट 5 कवर। जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने सब बता दिया है इसके हिसाब से। और अब इस यूनिट को अब रिवाइज ज़रूर करना। ठीक है, और अगर डिटेल में पढ़ना है हर एक टॉपिक कि फ्यूज़ कैसा एकदम डिटेल में, वायरिंग डिटेल में, अर्थिंग भी बहुत डिटेल में पढ़ाई है हमने। ठीक है, और बहुत आसान भाषा में, तो प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। वैसे सेंसर वेंसर भी जल्दी पढ़ाना पड़ा क्योंकि टाइम वगैरह नहीं था। ठीक है, अगर पढ़ना हो डिटेल में और अच्छे से समझना हो तो प्लेलिस्ट को देख सकते हो आप। ठीक है, तो बस आज लाइव सेशन में बस इतना ही। तो किसी के डाउट्स वगैरह हो तो वो जस्ट बता दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, ओके।